नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्राइज के, जिसमें जैसे फ्रेंड्स आज आपका 15 नवंबर और 15 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जी से जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो आपके आगामी शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि कल हमने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में चर्चा भी किया था, तो आज उससे लगभग आज के जो प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 50% से ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से पूछे गए थे। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा और सारी अपडेटेड दिल्ली पुलिस से वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आपका कि सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम क्या है, या आपसे पूछा गया था सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ठीक है, कोर्स भी पूछा गया हो, लेकिन आपका प्रश्न का जो स्वरूप था वो आपका यही था, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो देखिए, सुनील गावस्कर की आत्मकथा पुस्तक का नाम आपका है सनी डेज। ठीक है, सनी डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सनी डेज सुनील गावस्कर लिखित द्वारा एक आत्मकथा का पुस्तक का नाम है। इसके अलावा सुनील मनोहर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इनका पूरा नाम है सुनील मनोहर गावस्कर। की बात करें तो एक आपके भारतीय कमेंटेटर है, पूर्व खिलाड़ी हैं, जो 1971 और 1987 के बीच भारत और बॉम्बे के लिए खेले हैं, बॉम्बे के लिए रणजी ट्रॉफी, और गावस्कर को सर्वकालिक महान सलामी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, आपका सुनील गावस्कर की। लेकिन आपके शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में आपका 2 प्रश्न आपके यहाँ से बुक के लेखन से आत्मकथा से आ रहे हैं। आज प्रत्येक शिफ्ट में आपके 2 से 3 प्रश्न आपके बुक जो ऑर्डर पूछे गया था वो आपका पूछा गया था स्पोर्ट्स पर्सन से। ठीक है, तो अभी के इस प्रश्न में हम लोग सभी स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा जो जो पुस्तकें लिखी गए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। जिनका नेक्स्ट में एग्जाम है ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, जिनका एग्जाम नहीं हो गया है आप लोग भी सुनते रहिएगा, अगले एग्जाम में काम आएगा, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ाकर भी आप लोग बढ़ सकते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पुस्तक आपका है गोल जो पुस्तक है आपके पहले के एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो कि आपका किसके द्वारा लिखा गया है, मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक पुस्तक है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ की जब बात करते हैं हम लोग, द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा गया है आपका मिल्खा सिंह के द्वारा। यही दोस्तों आपका द रेस के जगह अगर आपसे द रेस के जगह आपका क्या होता, द टेस्ट होता। ठीक है, द रेस की जगह आपका अगर द टेस्ट होता तो ये आपका हो जाता युवराज सिंह के द्वारा, मे भी आगे मिले भी। ठीक है, तो युवराज सिंह के द्वारा आपका द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा गया है। एट क्लोज टू प्ले ये पुस्तक जो लिखा गया है वो आपकी रिक्की पॉन्टिंग के द्वारा लिखा गया है। रिक्की पॉन्टिंग की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका क्या थे, आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अगला है अनब्रेकेबल की बात करते हैं हम लोग, तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है आपके मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा अगला है प्लेइंग इट माय वे। ये पुस्तक न जाने की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का कहीं ना कभी कोई शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये पुस्तक लिखा गया है आपका सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा का नाम है। लिखने में सहायता की है बोरिया मजुमदार लिखे, लेकिन आपके ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर ही मिलेगा, घबराने का बात नहीं है। अगला है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ये शॉर्ट एट हिस्ट्री से आप लोग याद रख सकते हैं। ये पुस्तक आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। अगला है सिक्स मशीन। ये सिक्स मशीन जो पुस्तक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट क्रिकेट लव इट, ये पुस्तक अभी आपके इस थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। दो आपके आत्मकथा से पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक पुस्तक आपका क्रिस गेल की भी था, तो यहाँ भी हम लोग चर्चा कर लें, आगे भी देखेंगे। अगला है एस अगेंस्ट ऑड। एस अगेंस्ट ऑड पुस्तक है, ये दोस्तों आपका आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, पूछा गया था। ये आपका पुस्तक सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्लेइंग टू विन। ये पुस्तक आपका कल के फर्स्ट में पूछा गया था, या कल या फर्स्ट या सेकंड कोई भी शिफ्ट में पूछा गया हो, लेकिन हाँ पूछा गया था। प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है फ्रेंड्स आपको बता दें, ये साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया है, साइना नेहवाल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा साइना नेहवाल। अगला है सर्व टू विन। प्लेइंग टू विन तो आप देख लिए, लेकिन इसके जगह अगर आपसे पूछा जाए सर्व टू विन, तो ये पुस्तक आपका लिखा गया है आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगला है बोर्न अगेन टू द माउंटेन। ये पुस्तक लिखा गया है नोआ सिन्हा के द्वारा, अभी तक नहीं पूछा गया है। वाइड एंगल पुस्तक पूछा गया है पिछले एग्जामों में, तो वाइड एंगल याद रखिएगा, अनिल कपूर जी के द्वारा। अगला है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट माई स्टाइल, ये भी पुस्तक आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपका लिखा गया है कपिल देव जी के द्वारा। अगला है ए लॉन्ग इनिंग पुस्तक आपका है विजय हजारे के द्वारा, जिसके नाम पर आपका विजय हजारे ट्रॉफी है। अगला है वन मोर ऑफर। ये पुस्तक लिखा गया ये प्रसन्ना के द्वारा। अगला है सनी डेज। ये पुस्तक के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, ये पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपको बोले थे कि मिलेगा, तो ये आपके युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला है ऑल राउंड व्यू, जो पुस्तक है इमरान खान जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और प्रधानमंत्री भी थे, वसीम के द्वारा आपका पुस्तक वसीम अकरम के द्वारा। कंट्रोवर्शियल योर्स जो पुस्तक है आपका शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया है। फास्टर द लाइटिंग माई स्टोरी लिखा गया है उसेन बोल्ट के द्वारा। ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है आंद्रे रसेल के द्वारा। नो लिमिट द विल डू सस्किड पुस्तक लिखा है माइकल फिलिप्स के द्वारा। इसके अलावा राफा माई स्टोरी जो पुस्तक है वो लिखा गया है राफेल नडाल के द्वारा। डिस्प्यूट ट्रूथ पुस्तक लिखा गया है माइकल टाइसन के द्वारा। ठीक है, ये तो सारे पुस्तक इसके बारे में पूछा नहीं गया, फिर भी जो इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, बाकी आपके पीडीएफ में ये रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से
आसानी से इसको एक्सेस कर पाइएगा। ये महत्वपूर्ण पुस्तक आपका है द ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, वन सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया सौरभ गांगुली जी के द्वारा। इम्परफेक्ट पुस्तक है संजय मांजरेकर के द्वारा। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है सेन वन के द्वारा। अनगार्डेड पुस्तक लिखा गया मिथाली राज के द्वारा। माइंड मास्टर लिखा गया है विश्वनाथ आनंद के द्वारा। माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम लिखा गया है पेले द रॉबर्ट एंड फिल्स के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों को आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो कि पूछे ही जाएंगे, कन्फर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे ही जाएंगे, कन्फर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बताते चले कि एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम अभी तक आपके कंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है, चाहे आपका एसएससी एमटीएस का हो या एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीपीओ हो या एसएससी सीएचएसएल हो, या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो 2020 में कंडक्ट हुआ था, अगर उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 75 रुपये में इसे प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल पीडीएफ आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का पीडीएफ आप मात्र 25 में प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ये पीडीएफ न जाने आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ये आप जब इसको पढ़िएगा, जब खुद से एग्जाम दिलाइएगा तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सिक्स मशीन किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिक्स मशीन पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिस गेल हो जाएगा। ठीक है, क्रिस गेल आपका पुस्तक लिखे हैं, एक आपका सिक्स मशीन, जिसे बहुत सारे सिक्स मारते थे, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला पुस्तक है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। जैसा कि हमने आपको सेकंड शिफ्ट में बताया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार के बारे में, किसका नाम बदलकर आपका 2021 में किया गया था। इसका पहले का नाम आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, तो अगस्त 2021 इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 1991 से 1992 में स्थापित हुआ था। पहले जो प्राप्त करता है इस पुरस्कार के आपके शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। कौन है? विश्वनाथ आनंद है। इसके बाद बात करते हैं आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का 2022 किसे मिला है। तो 2022 में आपका अंचत शरद कमल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अंचत शरद कमल को मिला है, ये आपका टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इसको भी याद रखिएगा। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको इन्हीं को दिया गया है। साथ में अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका कोचों को दिया जाता है, विभिन्न खिलाड़ियों को कोचों को। ये आपका पुरस्कार की शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है। अगला है कि दिसंबर 2002 में संविधान के 86 में संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया था? तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। शिक्षा का जो आपका मौलिक अधिकार है आपका 86 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसके साथ मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A जो जोड़ा ही गया था। साथ में अनुच्छेद 51A में आपका सब क्लोज के भी जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि आपका 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है पाना आपका मौलिक अधिकार होगा, लेकिन माता पिता का कर्तव्य होगा कुछ बच्चे को से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शिक्षा दे, यह माता पिता कर्तव्य होगा। ये आपका अनुच्छेद 51A के में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है आपका क्रमशः राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है। ठीक है, मैं भी आपका शायद पूछा गया था विधानसभा ही शायद आपसे पूछा गया था, विधान परिषद के बारे में आपसे पूछा नहीं गया था। तो विधानसभा के बारे में जान लीजिए, विधान परिषद और विधानसभा दोनों के बारे में जान लीजिए। तो विधानसभा में जब आप सदस्य बने जाइएगा तो आपका न्यूनतम जो आयु है आपका 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। 25 वर्ष से कम आप हैं तो विधानसभा की सदस्य आप नहीं बन सकते हैं। जैसा कि विधानसभा आप और विधान परिषद दोनों आपका विधानमंडल का ही एक पार्ट है। जैसा कि आपका संसद है केंद्र में, उसका 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। उस प्रकार विधानसभा जो है विधानमंडल है, विधानमंडल का भी 2 पार्ट है। हालांकि ये सभी राज्यों में नहीं है, मात्र गिने चुने राज्यों में, मात्र 6 ही राज्यों में है। ठीक है, तो एक में आपका विधानसभा होता है, एक आपका विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधान परिषद की बात करेंगे तो उसमें अगर आप न्यूनतम आयु खोजिएगा सदस्य बनने का तो आपका 30 वर्ष है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लोकसभा में सदस्य बनने का आयु आपका है 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्य बनने का आयु है आपका 30 वर्ष। तो बिल्कुल सेम है केंद्र के तरह ही। इसके अलावा 25 वर्ष आपका लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु भी है। इसके अलावा 30 वर्ष आपका विधान परिषद की सदस्यता और राज्यसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति बने जाइएगा तो आपको जो न्यूनतम आयु है आपका 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मतदान देना है, आप किसी नागरिक को मतदान देना है तो आयु कितना होना चाहिए? ये आपका 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपका ये 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से आपका इसका जो आयु है 18 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके साथ राज्यपाल बनने की भी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल, वो भी आपका 35 वर्ष होना चाहिए। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 166 हो जाएगा। राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका
166 है। ठीक है, तो 166 एक राष्ट्र की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। संविधान का भाग 6 है जो आपका राज्य सरकारों से संबंधित है। संविधान के भाग 6 में आपका अनुच्छेद 153 से लेकर 167 आपका राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसा कि एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 की बात करेंगे तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा, यह आपका अनुच्छेद 63 में है। वही अगर केंद्र स्तर की बात करते हैं तो केंद्र स्तर की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर यही आपका अनुच्छेद हो जाता है 75। ठीक है, 75 हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 164 है जो कि आपका कहा गया है इसमें कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है आपका राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके अलावा जो राज्यपाल के पश्चात परंत मंत्री पद धारण करेंगे, ठीक है, ये भी आपका अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 166 जो कहता है वो कहता है कि एक राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित आपका अनुच्छेद 166 है, यही प्रश्न आपका बना था। अनुच्छेद 167 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 167 आपका राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के लिए है और राज्यपाल के राज्यों के मामले में प्रशासन संबंधित जानकारी प्रस्तुत है जो कि करवाता है। ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला है हाथी गुफा अभिलेख की भाषा क्या थी, ये आपसे पूछा गया था। तो पहले आप यह अभिलेख को देखिए जो सामने आपको नजर आ रहा है, यही अभिलेख आपका हाथी गुफा अभिलेख है। यही पूछा गया था कि इसमें जो लिखा गया आपका कुछ भी लिखा गया हो, तो यही पूछा गया था कौन सी भाषा में है। तो ये तो भाषा आपका प्राकृत लिखा गया, प्राकृत भाषा में है, तो इसका राइट आंसर आपका प्राकृत भाषा हो जाएगा। यह अभिलेख जो है आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा नामक गुफा में एक ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण प्राकृत भाषा में 17 पंक्तियों का शिलालेख है। तो लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी हो जाएगा, भाषा आपका प्राकृत हो जाएगा। यही फ्रेंड्स आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है तो राजा खारवेल से संबंधित है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम पुरुष साक्षरता दर की जब बात करते हैं तो आपका 82.14% है। ठीक है, 82.14% है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर ये आपका सेकेंड सेट में पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर दोस्तों आपका केरल का है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है तो ये आपका बिहार का है। ठीक है, इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो केरल भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है और बिहार सबसे भारत में कम साक्षरता वाला दर वाला राज्य है। साथ में पुरुषों को मामले में भी सबसे ज़्यादा केरल के पास ये है, कम आपका बिहार के पास ही है। लेकिन महिला की जब हम लोग बात करते हैं तो महिला सबसे कम हो जाएगा आपका राजस्थान। इसके बाद आपका महिला सबसे ज़्यादा होगा आपका केरल ही। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो महिला और पुरुष में सर्वाधिक जो अंतर है साक्षरता का, अंतर तो समझते होंगे आप लोग, तो सर्वाधिक जो अंतर है साक्षरता का ये आपका राजस्थान में ये प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका हुबहू डायरेक्ट एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था 2 अक्टूबर में उसमें पूछा गया था डायरेक्ट। ठीक है, इसका सीपीयू में नहीं, आपका सीजीएल मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग देश की साक्षरता दर की बात करते हैं देश का, तो देश में जो साक्षरता दर है आपका 74.04% है। पुरुष का 82.14% है, महिलाओं का 65.46% है। केरल 93.91% के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद केरल के बाद आपका एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इसका सबसे ज़्यादा है। लक्षद्वीप के बाद आपका मिजोरम का है। तो कहिए मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि यूटी प्लस राज्यों में की बात करते हैं तो फर्स्ट पर तो आपका केरल है, सेकंड पर आपका लक्षद्वीप है और थर्ड पे आपका मिजोरम है। लेकिन सिर्फ अगर यूटी में कहे सब ज़्यादा किस राज्य का साक्षरता दर है तो ये आपका लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार का है। ठीक है, कितना है तो 63.82% है। लेकिन बिहार के पहले या बिहार के बाद कहिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है। लेकिन प्रश्न का स्वरूप दूसरा था। प्रश्न आपने पूछा गया था कि स्माइल योजना शुरू कब किया गया है। स्माइल योजना शुरू किया गया है 12 फरवरी 2022 को, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ये जानना होगा कि स्माइल योजना किससे संबंधित है। किससे संबंधित है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से। ठीक है, चलिए किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन किससे संबंधित है तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत दो उप योजना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। ठीक है, अगला पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच क्या संबंध था। इसका राइट आंसर होगा दामाद। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन
इल्तुतमिश था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। ठीक है, अब कहिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था और इल्तुतमिश क्या था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब हम लोग बात करते हैं तो आपका जो गुलाम वंश था जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था, तो गुलाम वंश का जो स्थापना है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किया था। गुलाम वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था 1206 में। ठीक है, तो 1206 में जब किया गया था तो 1206 से 1210 तक किसने शासन किया, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। ठीक है, इसके दौरान आपका दिल्ली में एक कवात अल इस्लाम मस्जिद बनाया, अजमेर में राहिदीन का झोपड़ा बनवाया, साथ में कुतुब मीनार के निर्माण की पहल शुरू की, यानी कि उसका उद्घाटन किया। लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो आपका इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश को आपका भी हम बताएंगे कि इल्तुतमिश को आपका जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक, जब आपका वास्तविक लग जाएगा तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आपका शासक बना था वो आपका एक तो बरहाम शाह बना था, बरहाम शाह के बाद आपका इल्तुतमिश शासक बन गया था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम लोग बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इसका मृत्यु हो गया था। बहुत ही दुर्भाग्य तरीकेपूर्ण से इसका मृत्यु हुआ था। चौगान या पोलो खेलते समय उसकी गिर कर मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि चौगान या पोलो खेलते समय किस राजा का मृत्यु हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इल्तुतमिश की जब हम लोग बात करते हैं तो इल्तुतमिश 1211 में शासक बनता है, 1236 तक आपका शासन करता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि इसने आपका चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्का को जितल कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद लाहौर के स्थान पर दिल्ली को इसने राजधानी बनाया था पहली बार। ठीक है, इससे पहले आपका राजधानी लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, लेकिन दिल्ली इसके जब ये आया तो दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने साथ ही साथ 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी का भी गठन किया था जिसे तुर्कान-ए-चहलकानी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका इल्तुतमिश के बारे में हो गया। लेकिन 1236 में शासक कौन बना था, तो 1236 में जब हम लोग बात करते हैं तो 1236 में इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपका 1236 में शासक बनती है। रजिया सुल्तान कहें तो ये आपकी पहली महिला शासिका थी। ठीक है, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी मध्यकालीन भारत की। इसके साथ 1236 में 1240 तक आपका ये शासन ये करती है, लेकिन 1240 में इसका मृत्यु कर दिया जाता है, मतलब इसको मार दिया जाता है। 1240 में इनका मृत्यु होता है कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ, तो हरियाणा के कैथल में। तो आपसे पूछा जाएगा रजिया सुल्तान की समाधि कहाँ है, तो हरियाणा के कैथल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अल्लाह रखा खां भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो अल्लाह रखा खां के विषय में हम लोग ने चर्चा किया था जब आपसे जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया था। ये जो अल्लाह रखा खां हैं और जाकिर हुसैन दोनों में एक संबंध है बाप बेटे का, यानी कि जाकिर हुसैन किसके पुत्र थे, तो अल्लाह रखा खां के ही पुत्र थे आपके जाकिर हुसैन। ठीक है, जो भी आपका तबला से संबंधित थे जाकिर हुसैन भी, और अल्लाह रखा खां भी किस संबंधित थे, तबला से संबंधित थे, इसको भी याद रखना है। इसके साथ ही आपका 29 अप्रैल 2014 को उनके 95वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल भी चित्रित किया था। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, गूगल खोलते होंगे तो विभिन्न प्रकार के चित्र आपको नजर आता होगा। ठीक है, कभी कभी तो आपका डूडल गूगल प्रदर्शित करता है, चित्रित करता है। तो आपका 2014 में 29 अप्रैल के दिन 95वें जन्मदिवस के अवसर पर अल्लाह रखा खां के याद में गूगल ने डूडल किया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ और महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र को देख चुके हैं, फिर भी हम लोग अभी देखते हैं। जैसा कि बीना हो गया, बीना से जब हम लोग बात करते हैं तो बीना से आपको याद रखना है असद अली खां। ठीक है, किसको याद रखना है, असद अली खां को याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है बीना गायत्री को याद रखना है, बस बीना बस गायत्री। इसके आपको याद रखना है गोपाल शंकर मिश्रा। ठीक है, गोपाल शंकर मिश्रा को याद रखना है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए। लेकिन घटम से जरूर याद रखिएगा उमायलपुरम को। ठीक है, उमायलपुरम के सुनामी। और आपका विनायकरम। ठीक है, विनायकरम इनका शॉर्ट फॉर्म है TH विनायकरम। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाएगा, लेकिन पूरा नाम था इनका ठेटाकुडी आपका हरिहर विनायकारम। ठीक है, घटम से संबंधित है। तबला से अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, आपका किशन महाराज को याद रखना है, सेकंड से पूछा गया है। शंकर घोष, विक्रम घोष, अनिरुद्ध चटर्जी, इसको याद रखना है। संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा को जरूर याद रखिएगा, संतूर संबंधित है। सतीश व्यास से, अभय सुपारी है, तरुण भट्टाचार्य है, इन सभी का संबंध आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया संताराव का संबंध है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से है। संताराव की बात करेंगे तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम से इनका संबंध है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत नहीं नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा संताराव, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1930 में इनका जन्म होता है, 2007 में इनका मृत्यु होता है। ठीक है, ये भरतनाट्यम के
प्रतिपादक तो थी ही, साथ में आपका कथकली कुचिपुड़ी का भी अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में कथक भरतनाट्यम ना रहे तो कथकली मारना है, कथकली ना रहे कुचिपुड़ी मारना है। ठीक है, लेकिन जब आपका भरतनाट्यम रहे तो भरतनाट्यम ही मारना है। भरतनाट्यम जैसा कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली आपका कहाँ का है तो केरल का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इससे पहले आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, तो कब दिया गया 1971 में। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया गया, कब दिया गया 1970 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है कालिदास सम्मान। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि कालिदास सम्मान कौन सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वही कालिदास सम्मान इनको 1993 से 1993 का पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति का गठन है भारतीय समाज को नहीं के निम्नलिखित में से किस वर्ग की सुरक्षा के संबंध में एक कानूनी अधिकार का प्रस्ताव पारित करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका थोड़ा सा हो सकता है इजी पूछ दिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बेहतरीन तरीके से हमने आपको इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है। ये आपका महिलाओं से संबंधित था, महिलाओं के सुरक्षा में संबंधित कानून यहीं पर सुधारों से संबंधित था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी 2013 को प्रस्तुत की थी। न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने के लिए तैयार किया गया था, ताकि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपराधियों के लिए तुरंत परीक्षण और बराया सजा का प्रावधान किया जा सके। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था। 1875 में आर्य समाज का स्थापना होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कल के पीडीएफ में जाइएगा तो आपको सभी समाज की स्थापना के बारे में और कब कब किसने किया था उसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके कल का पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। हम ठीक है, आपको वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, पूछा गया शाहजहाँ के समय किसने विद्रोह किया था। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, शाहजहाँ के समय आपका बुंदेला राजपूत के द्वारा विद्रोह किया गया था 1628 में, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन दूसरा दिया गया था, ऑप्शन मिला नहीं है। देखिए, लेकिन याद रखिएगा बुंदेला राजपूत के द्वारा 1628 में आपका शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह किया गया था। उसका जो नेतृत्व आपका सरदार जुज्जर सिंह कर रहा था। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं इसका आंसर आपको मालूम है, कमेंट मालूम है, आपका प्रश्न का लैंग्वेज मालूम है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप समुद्र में गहराई तक जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑटोमेटिक है कि जब आप समुद्र में गहराई में जाइएगा तो दबाव है जो कि बढ़ेगा। इसका जो आपका जो एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल है वो आपका अभी हाल ही में टाइटन नामक जो जहाज़ था जो कि टाइटेनिक देखने गया था। ठीक है, टाइटन नामक जहाज़ था जो कि टाइटेनिक का मलबा देखने गया था, उनमें करीब 5 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो उन सभी का विस्फोट के कारण मृत्यु हो गया था। वो विस्फोट क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो समुद्र की गहराई में गए हैं तो पानी का जो प्रेशर है उनमें पड़ा और दबाव है जो कि बढ़ा और उसको जो वहाँ का जो पनडुब्बी था वो आपका विस्फोट हो गया। ठीक है, तो दबाव है जो कि बढ़ेगा, इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे की ओर खींची जाती है। जल राशि एक निश्चित भार होता है और यह भार उसके नीचे की वस्तुओं को नीचे की ओर धकेलता है। पानी का दबाव ऊपर के पानी के भार को नीचे के पानी पर धकेलने का परिणाम है। जैसे जैसे आप पानी की गहराई तक जाते हैं अधिक पानी आपके ऊपर पड़ता है और इसलिए अधिक वजन आपके नीचे धकेलता है। इस प्रकार पानी का दबाव गहराई के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स किस सोर्स में आयोजित किया गया था। तो पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका 1930 में आपका शुरू किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। भारत ने पहली बार 1934 में आपका जो लंदन में आपका हुआ था राष्ट्रमंडल खेल उसमें भाग लिया था। इसके बाद 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल है आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। 2022 का जो 22 का जो राष्ट्रमंडल खेल है बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल है पहली बार भारत ने आपका इसका आयोजन किया था। ठीक है, जो 19वां क्रम का था। इसके अलावा आपका जो प्रश्न पूछा गया मच्छू नदी के बारे में। मच्छू नदी की सहायक नदी कौन सी है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न शायद ही कोई बनाए होंगे। ठीक है, देखिए मच्छू नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पारियों से निकलती है और कच्छ के रण में 141.75 किलोमीटर तक बहती हुई समाप्त हो जाती है। पहली बात तो इसके सहायक नदी में जब हम लोग बात करते हैं तो इसी सहायक नदी का नाम है एक बेटी, दूसरा नाम है असोई, तीसरा नाम है जम्बूरी, चौथा नाम है बेनिया, पाँचवा नाम है मच्छ छोड़ी, छठा नाम है महा आदि मच्छू। ठीक है, महा और आदि ये सब क्या है मच्छू नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इनको याद रखिएगा, शायद इनमें से कोई ऑप्शन मार दिए होंगे तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के बारे में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 को इस समाज का स्थापना किया गया था। इसके बाद आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था 1828 में ही।
सॉरी। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका तत्वमयी सभा का, हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा आपका यंग बंग आंदोलन की स्थापना किया गया था 1826 में। ज्योतिबा फुले के द्वारा आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में। इसके बाद यह देखिएगा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था 1867 में आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये सभी पीडीएफ में आपको दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़िए। अगला है शतरंज का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। शतरंज का संचालन है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज का जो संचालन है फीडे के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है। इसके अलावा ये आपका एक शास्त्रीय निकाय है शतरंज का, आपका 1999 में यह गठित हुआ था। इसके अलावा गठित नहीं हुआ था, मान्यता प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत की बात करेंगे, भारत में इस खेल का आयोजन कौन करता है, तो भारत में इसका खेल का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। अगला है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो दूसरा संस्करण आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। कल के पीडीएफ में दिया गया है, बिल्कुल अगर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका 1975 में, ठीक है। 1975 में आपका स्थापित किया गया था, इसको याद रखिएगा। अधिनियम की बात करेंगे तो 19 देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के शर्तों के तहत किया गया था। लेकिन पहला जो आपका ग्रामीण बैंक है 2 अक्टूबर के दिन आपका महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, उसी के दिन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक आपका पहला आरआरबी था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथमा बैंक है जो कि आपका पहला आरआरबी कौन है, तो आपका मुरादाबाद आपका यूपी पड़ता है। प्रथमा बैंक इसका पहला आरआरबी था। इसके अलावा प्रथमा बैंक जो आपका आरआरबी था, ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए वर्तमान में आपका आरआरबी की संख्या कितनी है, 43 है, ठीक है। वर्तमान में 43 है। इसके अलावा इससे संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो आपका आरआरबी जो बैंक होता है, ठीक है, इसमें आपका जो पैसा लगाता है, ठीक है, पैसा आपका 3 लोग लगाता है। कौन कौन पैसा लगाता है, तो एक आपका केंद्र सरकार, एक आपका राज्य सरकार, एक आपका लगाता है इसका जो प्रयोजक बैंक होता है, ठीक है, वो लगाता है। केंद्र सरकार का जो इसमें आपका पैसा जो लगता है वो आपका 50%, राज्य सरकार का 35% और जो प्रयोजक बैंक होता है उसका 15%, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस कारण आपको बता रहे हैं। साथ में हर एक आरआरबी का एक प्रयोजक बैंक होता है। तो प्रथमा बैंक का जो आपका प्रयोजक बैंक था वो आपका उसमें सिंडिकेट बैंक था, लेकिन सिंडिकेट बैंक अभी वर्तमान में नहीं है। तो सिंडिकेट बैंक का जो विलय है आपका पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, तो पंजाब भी ऑप्शन में रहे, तो आपको क्लिक ही करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस डांसर को या किस नर्तंगना को कथक क्वीन की उपाधि दी थी, ठीक है, यानी कि कथक की रानी। तो इसका राइट आंसर आपका सितारा देवी हो जाएगा। सितारा देवी को आपका कथक की उनकी उपाधि है जो कि दिया गया था। सितारा देवी की जब हम लोग बात करते हैं तो कथक डांसर है, ठीक है। ये कौन है, तो कथक डांसर है। अगला है दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो हमने आपको सेकंड सेट में बताया था, लेकिन दक्षिण भारत के विषय में नहीं बताया था, आपको भारत के नेपोलियन के विषय में जरूर बताया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का भी नेपोलियन जो कि कहा जाता है राजेंद्र चोल को, ठीक है। ये आप कहिएगा किस क्वेश्चन में बताए थे। तो जब आपसे पूछा गया था हरिसेन के बारे में कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो ये आपका समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था। उस समय हमने आपको बताया था कि जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र चोल को कहा जाता है। राजेंद्र चोल को अपनी सैन्य विजय के कारण दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें पंडिता चोल भी कहा जाता है। उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, बाद में कलिंग पर विजय भी प्राप्त की थी। उन्हें राजा महेंद्र पाल को हराकर उन्हें पहला दक्षिण भारतीय बनाया, जिन्हें उत्तर भारत या गंगा के मैदानों में सफलता दिखाई दी। उसके बाद में इन्हें गंगई कोंडा चोलपुरम का भी उपाधि है जो कि दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किन्हें, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है सरोदी सकोया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। सरोदी सकोया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका सतरिया नृत्य के प्रतिपादक हैं, ठीक है। 1915 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1915 का दिया गया था। इसके अलावा 2022 में असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों में विभाग से विष्णु राभा पुरस्कार जो कि दिया गया है। इसके अलावा जो आपका असम सरकार है, असम सरकार के द्वारा हर राज्य का एक आपका नागरिक सम्मान होता है, जैसे कि केंद्र सरकार का भारत का भारत रत्न है, उस प्रकार असम सरकार का असम विभो जो आपका सम्मान है वो दिया गया था 2022 का। वो अभी हाल ही में कल ही पूछा गया था, तपन सेकोया को दिया गया था। नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन तपन सेकोया इनका नाम इन्हीं को दिया गया था। अगला है 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग वही बात कर लेते हैं किस किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहली बात आपको बता दें कि 19 जुलाई 1969 को 14 सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, ठीक है। उन 14 बैंकों में कौन कौन सा बैंक है, तो देखिए इलाहाबाद बैंक जो कि अब आपका इंडियन बैंक बन गया है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक का किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है, भारतीय बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है। अब कैनरा बैंक, सॉरी सिंडिकेट बैंक अब कैनरा बैंक हो गया है, उसको भी सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें से आपका SBI दिया गया था शायद ऑप्शन में, तो SBI का नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूको बैंक दिया गया था, शायद यूको बैंक का जो राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी यूको बैंक का भी किया गया था। तो शायद आपका ऑप्शन जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग सही कर लीजिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला कि हर घर तिरंगा कब लॉन्च किया गया था। हर घर तिरंगा की जब हम लोग बात करते हैं तो हर घर तिरंगा आपका 2022 में लॉन्च किया गया था, 75वें स्वतंत्रता दिवस के समय, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अगला है निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो प्रांतों में जब द्वैध शासन की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आपका क्या गया था, लागू किया गया था। 1919 का जो आपका भारत शासन अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था और चेम्सफोर्ड था, मॉन्टेग्यू की बात करेंगे तो इसमें आपके भारत का सचिव हुआ करता था और आपका जो चेम्सफोर्ड था आपका भारत का वायसराय हुआ करता था, ठीक है। तो इसी कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन इसी के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन की बात करें केंद्र में, तो केंद्र का द्वैध शासन आपका 1909 में, सॉरी 1919 में इसका ये होगा। केंद्र का द्वैध शासन शायद आपका केंद्र में द्वैध शासन आपका केंद्र की बात करेंगे तो 1909 में किया गया था। इसको एक बार आप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।